हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज का टॉपिक हमारा है जो गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइसराय में क्या अंतर है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो पहला तो गवर्नर था आपका रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का गवर्नर था। और गवर्नर जनरल और वाइसराय में अंतर हो गया जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है। गवर्नर का मतलब होता है किसी प्रांत का, या फिर ब्रिटिश प्रांत जो भी थे, जैसे कि बंगाल था, मद्रास था, बम्बई था, ये सब तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर। और जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और प्रतिनिधि या फिर वायसराय का मतलब ये होता है कि जब 1858 में 1857 की जब क्रांति हो गई थी, तो 1858 में फिर ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि बन के जो था वायसराय यहाँ रहेगा। तो वो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि के रूप में आया। गवर्नर जनरल का मतलब हो गया पूरे ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है। और वो वायसराय क्या हो गया, उस ब्रिटिश सम्राट का ही प्रतिनिधि, जो क्राउन है उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे वो काम किया। और गवर्नर तो से जो है कि सिर्फ ब्रिटिश प्रांत का गवर्नर रहेगा। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया। ठीक है ना। तो चलिए ना हम लोग इसका प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहला ही आपका जो क्लाइव के बारे में है। क्लाइव का जो सेशन था वो 1757 से 1760 तक था, जब वांडीवाश का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1765 से 1767 67 तक था। 1765 में इलाहाबाद की संधि इनके टाइम में ही हुई थी। और 67 के बाद फिर बरेलास्ट और ये सभी आए थे। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव अपने टाइम में बहुत ही सुधार भी किया है। और द्वैत शासन उन्हीं का देन है। सैनिक और असैनिक जो है कि सुधार किए हैं। असैनिक सुधार में उन्होंने निजी व्यापार को जो है कि खत्म करने के, निजी व्यापार, जो कंपनी निजी व्यापार करती थी, उपहार लेती थी, वो सारी चीजों को खत्म किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। उसके बाद जो है सोसाइटी फॉर ट्रेड नामक एक जो उन्होंने चलाया था। द्वैत शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में की गई थी। द्वैत शासन में क्या था कि जो विदेशी और राजस्व मामले हैं, रक्षा मामले हैं, ये तो कंपनी के पास रहेगी। जो मुख्य चीजें हैं वो कंपनी के पास रहेगी। बाकी दीवानी मामलों के लिए उन्होंने अपना जो क्षमता नहीं था उस टाइम में, दीवानी मामलों के लिए उन्होंने भारतीयों को ही रख लिया था। जैसे कि बंगाल में और बिहार में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खां। तो काफी सारी चीज आपका ना इसमें ही रिवीजन हो जाएगा। काफी सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 100 क्वेश्चन है अप्रोक्स। तो आपका ना सारा चीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है कि रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को ही परेशानी होगी। हम लोग इसमें बॉक्स भी देखते चलेंगे। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आपका फैक्ट है, डेट्स याद नहीं रहता है, वो आपका बार बार रिवीजन होगा और आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हिस्ट्री वैसे भी आप लोगों को फैक्ट लास्ट टाइम में एक बार देखना पड़ेगा, बट क्वेश्चन आंसर बनाने का जो एक पैटर्न है, जो लॉन्ग क्वेश्चन और यहाँ पे जो दिया हुआ है, वो सारा चीज आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद सीधे आप एमसीक्यू बनाइएगा। ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आ गया कि बंगाल के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आंसर आपका केवल दो जो है वो सही है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था ओनली। ठीक है ना। तो बॉक्सेस में देखिए, वारेन हेस्टिंग 1774 में जो है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। विलियम बेंटिक भारत का पूरा जो है कि गवर्नर जनरल बना था। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कब बना? 1834 में बना। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था, सिर्फ एक प्रेसिडेंसी का था वो उस टाइम। बाद में जो है तीनों प्रेसिडेंसी का बने थे। ठीक है। और इसका सेशन 1758 से 60 और 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा था। दो बार का जो सेशन है इनका, दो बार इनका अवधि था। ठीक है। तो दूसरा भी आपका क्वेश्चन जो है वो सेम ही है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसमें आपका नहीं दिया है विलियम बेंटिक, आंसर उसका विलियम बेंटिक होगा। ओके। चलो
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज है। 4 नंबर देखिए, क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, बक्सर का युद्ध हुआ, वारेन हेस्टिंग्स का जो है कि भारत का गवर्नर बना। तो ये आपको डेट पता होना चाहिए कि कब जो है क्लाइव फिर से कब हुआ, 1765 में आया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स कब बना। तो ये तो 1765 दोनों है, तो डेट मतलब क्या बोलिएगा, इस टाइप का ना डेट भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका डेट देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बक्सर का युद्ध तो सबको पता है। क्लाइव का पुनः आगमन 3 मई, यानी कि सबसे पहले क्लाइव आए थे 1765 में ही दोनों बातें हुई है, जैसे कि इलाहाबाद की संधि और क्लाइव का पुनः आगमन। लेकिन क्लाइव पहले आए थे क्योंकि मई में आए थे, और इलाहाबाद की जो संधि है वो 16 और 12 को हुई थी, याद है ना। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, इसके पहले 12 अगस्त को प्रथम संधि हुई थी और 16 अगस्त को जो है कि सेकेंड वाला जो संधि हुआ था इलाहाबाद का। सबसे पहले किससे हुआ था बताओ। सेकेंड वाला अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुआ था, और जो फर्स्ट हुआ था वो किसके साथ हुआ था, मुगल बादशाह के साथ। याद नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना वो 1772 में हुआ था, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये सब भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। भारत का गवर्नर बताया गया वारेन हेस्टिंग को, कि जो कि गलत है वो गवर्नर, ठीक है। वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बना, और 1774 आते बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये सही है कि 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना था। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये वाला वर्ड जरूर देखना तुम लोग, ये नहीं है जो बिल्कुल स्किप मत करना दिमाग से, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। तो नहीं है, चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की थी। तो ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और सैनिक सुधार लाने का श्रेय क्लाइव को है। तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाइव ने क्या क्या किया था। सैनिक सुधार के तहत भी उन्होंने काफी काम किए थे। दोहरा भत्ता बंद करने की बात की गई थी। 1766 में यह भत्ता उन सैनिकों को दिया जाता था जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर रहते थे। तो दोहरा भत्ता बंद किया था सैनिक सुधार के तहत, और श्वेत विद्रोह वगैरह जो है इनके टाइम में हुआ था, तो वो सारा चीज उन्होंने हैंडल किया था। असैनिक सुधार में निजी व्यापार करना, उपहार लेना, ये सब कुछ बंद किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये दोनों सैनिक और असैनिक का उनको श्रेय था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो ये गलत है। बाकी डी आपका देखो सही है कि जो है कि द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य से समृद्ध क्षेत्र जोड़े। डलहौजी के टाइम में विस्तारवादी नीति को अपनाई गई थी ना। तो ये सही है कि उन्होंने जोड़ा था। अब देखो इसमें काफी सारा आपको आ गया। असैनिक सुधार के तहत कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने सशर्त रोक लगाई। 1000 रुपए से अधिक उपहार लेने पर गवर्नर की अनुमति लेना आवश्यक था। निजी व्यापार पे ना प्रतिबंध लगाया गया था। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था, कर देना भी अनिवार्य बना दिया था। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दिया था कि दोहरा भत्ता बंद किया जाए, और जनवरी 1766 आते आते जो है कि यह भत्ता केवल बंगाल ब्रिगेड के केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। 1766 आते आते क्या हुआ कि जो वैसे मतलब सिर्फ सैनिक जो बंगाल ब्रिगेड के, केवल उन सैनिकों को ही दिया जाएगा भत्ता जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर काम करेंगे। मतलब दोहरा भत्ता का मतलब दोहरा वेतन, ठीक है। तो दो एक ही सैनिक को दोहरा वेतन क्यों मिलेगा, तो वो बंगाल और बिहार की सीमा से जो बाहर कार्य करते थे उनको मिला था। और जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस के टाइम में हुआ था। कार्नवालिस का भी काफी सुधार है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी व्यापार, सारा कुछ हुआ था विलियम बेंटिक के टाइम में। ये जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक आप गवर्नर जनरल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। गवर्नर जनरल से एक एग्जाम में दो दो तीन तीन प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो इसलिए तो 100 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। विलियम बेंटिक का सेशन 1828 से 1835 के शासन के लगभग 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों
की नीति को तिलांजलि दे दी गई थी। और भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने तो व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया था। इसी व्यक्तिगत सिद्धांत को ड्यूटी का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि 1848 में कौन कौन, मतलब व्यक्तिगत सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि दूसरे राज्यों को अपने में मिला लेना। ठीक है, तो अपने में मिलाने के क्रम में सबसे पहले डलहौजी ने कौन से राज्य को अपने में मिलाया, ये कभी कभी क्रम भी दे देता है आपको। ठीक है, शुरू से दो तीन दे देगा इस टाइप से। तो एक बार अच्छे से ध्यान से इसको देख लेना। 1848 में सतारा को मिलाया, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, और 1854 में झांसी को मिला लिया था, और नागपुर का भी विलय 1854 आते आते हो गया। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय भी कुप्रशासन के आधार पे किया था। नोट: सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, जबकि 1 मई 1849 में सतारा का अधिग्रहण संपन्न हुआ था। तो कहने का मतलब है, जो भी घटना चक्र में पिछली बार में अगर कुछ रह गया है, कुछ ऐड करना है, कोई सुधार करनी है, तो ये 2026 का पीडीएफ है आपका। इसमें तो बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है, आपको इसमें सारा कुछ जो है कि वो ऐड करके दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। लॉर्ड क्लाइव था, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। 23 जून को 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता थे लॉर्ड क्लाइव। तो इन्हीं के टाइम में जो है कि प्लासी का युद्ध हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस विद्रोह आपको मिलेगा नहीं लूसेंट में, 2021 में पूछा है यूपीआरओ में। तो बनारस विद्रोह जो है वो उस समय ना अंग्रेजों के विरुद्ध किसने नेतृत्व किया था, किसके साथ हुआ था, तो हुआ था राजा चैत सिंह के साथ। ठीक है, बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह के द्वारा 1781 में हुआ था। इस विद्रोह में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ भाग कर चुनार के किले में शरण ले लिया था। मतलब कहाँ किसके साथ हुआ, राजा चैत सिंह के साथ हुआ। 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। बनारस विद्रोह में वारेन हेस्टिंग्स, राजा चेत सिंह। ठीक है, चलो जल्दी खत्म करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है आपका और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। परेशानी आपको होती है, आप लोग ही देखते नहीं हो लॉन्ग वीडियो। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 15 जनवरी को, जिस दिन दही चूड़ा खाते हो ना, उसी दिन कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और उसका सेशन है 1774 से 1785, लगभग 10 साल वारेन हेस्टिंग्स का। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गवर्नर जनरल जो है सबसे लंबे शासन तक रहा, सबसे कम तक कौन रहा, ये भी पूछता है। तो हम लोग लास्ट में उसको भी देख लेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी, वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। इसका मतलब होता है घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ। ये तीनों दिया रहा है तो एक ही मतलब होगा। वारेन हेस्टिंग्स ने वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली से संबंधित है ये जो नीति है। इसके तहत क्या हुआ था ना कि मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया गया था। जो मैसूर और मराठों का साथ जो युद्ध हुआ था और भारतीय रियासतों के साथ जो बराबरी की पदवी लेने के लिए, इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी कि बफर स्टेट बनाने का काम शुरू कर दिया था। कंपनी का उद्देश्य क्या था, केवल अपने राज्य की रक्षा करना नहीं, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय को बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। ठीक है, वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आ गया। और वेलेजली का उद्देश्य क्या था, भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य कर देना। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। जो रियासत थे ना,
तो उनको कहा गया कि हम आपको सैनिक हेल्प देंगे, आपको अन्य राज्यों से आपका जो है कि हेल्प करेंगे, सुरक्षा करेंगे और आपके पास ना अपना सैनिक को खड़ी कर देंगे, ठीक है। तो वो दिखला तो ये रहा है कि वो रियासतों का हेल्प कर रहा है, अन्य राज्यों का हेल्प कर रहा है, बट उसके जरिए वो अपने बंगाल को सुरक्षित रख रहा है। बंगाल से सटे हुए जो भी राज्य थे अपने बंगाल को सुरक्षित रख रहा है, ताकि कोई और मराठा या मैसूर जो है वहां तक नहीं पहुंच सके। और बीच में बफर स्टेट की तरह, मतलब अपना जो है ना दूसरे के कंधे पे रख के गोली चलाने वाला बात वही है। तो जिस तरीके से नेपाल है चीन और इंडिया के बीच, तो वही चीज होता है। चलिए हम लोग 10 नंबर देखते हैं, वही चीज है। रिंग फेंस की नीति जो है ना, इसका संबंध है वारेन हेस्टिंग्स या घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोप, तीनों एक ही है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? शुरू किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में। और जो द्वैध शासन प्रणाली होता है इसमें क्या होता है ना कि कंपनी अपने पास रक्षा, विदेशी मामले, राजस्व, टैक्स, रक्षा, विदेशी मामले सब अपने पास रखेगी और दीवानी कर वसूलने का काम दे देगी अन्य राज्यों को या राज्य अधिकारियों को, जिसको वो नियुक्त करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज था। द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया था। उसका सेशन था कि अब 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय कब लिया? 1771 में लिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया। इस निर्णय को 1772 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया था। उसने कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी थी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संबंध में अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान जो मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया था। मोहम्मद रजा खां बंगाल और राजा शिताब राय बिहार। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में हुई थी, जिसको कि वारेन हेस्टिंग्स खत्म कर दिया। किसके तहत किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1771 में बोला कि खत्म कीजिए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन चलो देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव। एक ही क्वेश्चन है देखो बार बार। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? तो ये है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। चलिए अब ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको देख लीजिए। निरंकुश कार्यों के कारण, वो जो निरंकुश कार्य कर रहा था, इतना अन्यायपूर्ण कर रहा था, तो उस समय भी विरोध होता था। देखो कैसे होता है विरोध। 1788 से 1795 तक महाभियोग पर मुकदमा चला, ठीक है। करीब करीब जो है कि 6-7 साल चला, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ब्रिटिश लोग तो करेंगे। यह भी कहा कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया है, न कि अपने लिए किया है। वारेन हेस्टिंग्स जो है कि वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वान क्या कहते हैं? किंतु विद्वान के मत भिन्न भिन्न है। जो बीए स्मिथ है ना, वो कहते हैं कि ये जो निर्णय अधिक मान्य है। वो कहते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहां तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतना कठिन उलझने आ पड़ी हो। कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक, बीए स्मिथ तो कहेंगे कि भूल चूक हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है आपका, महाभियोग वारेन हेस्टिंग्स। 15 नंबर क्वेश्चन अलग है। वेलोर का युद्ध किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था जी? सर जॉर्ज वार्लो के टाइम में हुआ था। सर जॉर्ज वार्लो के टाइम में बेल्लोर का युद्ध हुआ था। बार्लो बेलोर, बार्लो बेलोर याद रखना। 1806 में हुआ था बेलोर का युद्ध। भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के कई उत्तरदायी कारण माने जाते हैं, ठीक है। भारतीय सिपाही जो हैं वो विद्रोह किए थे 1806 में, मतलब 1857 में ही सिर्फ विद्रोह नहीं हुआ क्या, एक ये पृष्ठभूमि पहले से चलती आ रही है। तो जब हम लोग 1857 का कारण और परिणाम पढ़ेंगे मेंस के लिए, तो उस टाइम ये सब डिस्कस करेंगे। 1806 में जब बेल्लोर युद्ध हुआ था ना भारतीय सिपाहियों के विद्रोह का, उसके लिए ये उत्तरदायी माना जाता है कुछ विद्वान। तो इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश के द्वारा लागू की गई जो नई ड्रेस नीति थी। इस नई ड्रेस संहिता के तहत क्या था ना कि भारतीय सैनिकों को विशेष प्रकार की चमड़े की टोपी पहनना, दाढ़ी मुड़वा लेना, तिलक न लगाना आदि अनिवार्य कर दिया था। मतलब उनके वो पारंपरिक वेशभूषा में, धर्म में जो है कि वो हस्तक्षेप कर रहे थे अंग्रेज। तो इस वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। कुछ विद्वान इसे टीपू सुल्तान के वंशजों के द्वारा रची गई साजिश मानते हैं। इस समय गवर्नर जनरल था बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है।
1805 से 1807 तक आपका गवर्नर जनरल बंगाल का सर जॉर्ज बार्लो था, जिसके टाइम में बेलोर का युद्ध हुआ था 1805 से 7 के बीच में। तो कब हुआ? 1806 में हुआ है। इसी के काल में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना हुई थी। वेल्लोर के विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी, यानी कि 1857 की क्रांति में सिपाही विद्रोह हम लोग कहते हैं ना उसको, तो उसके पहले ही सिपाही विद्रोह हो गया था, इसलिए इसको पूर्वगामी कह सकते हैं। 16 नंबर देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? अब बताओ। कॉर्नवालिस ने की थी। काफी कुछ सुधार है कॉर्नवालिस का। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की गई थी, अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था और कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बना दिया। किसको? दीवानी और फौजदारी न्यायालय के जरिए न्याय प्रदान करने के बाद। ठीक है। 1793 में क्या हुआ कि कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। शक्तियों का पृथक्करण मतलब राज्यों को भी दिया जाना, शक्तियों का पृथक्करण, एक जगह केंद्रीकृत नहीं रहना शक्ति, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। ठीक है, कर का प्रशासन अलग, न्याय प्रशासन अलग, ये नहीं कि सब कुछ जो है एक ही जो है कि गवर्नर जनरल में ही रहे। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा, ये भी कॉर्नवालिस ही है, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा का नाम से जाना गया। तो कॉर्नवालिस ही होगा। बहुत कुछ काम किया है कॉर्नवालिस, देखिएगा अभी आगे। भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। आपको किसी ने कहा है कि सिविल सेवा का सृजन जो है वो किसने किया है? तो कॉर्नवालिस ने। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया, राजस्व बोर्ड को भंग करके इसके संबंध में नए नियम बताए। ठीक है, उसके बाद कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए गए। कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्र में स्पष्ट विभाजन भी किया गया, जिससे आगे चलकर भारतीय सेवा का रूप मिला। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है कॉर्नवालिस के टाइम में। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर, तो ये कहा जाता था दरोगा। ठीक है, ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये इसका आंसर होगा दरोगा। ओके, चलिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग करके जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग करके प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया और दरोगा नामक पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किया था। कॉर्नवालिस जो है जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्य से अलग रख दिया, प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित कर दिया। थाना स्थापित किया तो दरोगा भी तो चाहिए, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, तो दरोगा चाहिए था। तो दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट के द्वारा होता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। तो कॉर्नवालिस के टाइम में काफी सुधार हुआ है, बहुत सारी बातें और मिलेगी हम लोगों को देखने के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये आपका गाजीपुर में है। ठीक है, 1786 से 1793 और 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। तो ये भी ना 2 सेशन में काम किया है ये। ठीक है, तो ये 1786 से 1793 तक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1886 से 1793 तक था। इसे भारत में इस्तेमारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हो गई थी। अक्टूबर में ही मरे हैं 1805 को, गाजीपुर यूपी में है और इसकी कब्र जो है गाजीपुर में है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन नहीं लागू होता है? नहीं जरूर देखना। ठीक है, तो ये आपका आईएएस 2018 का क्वेश्चन है, इस टाइप का आपका बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना,
भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखा, दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखा, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता। ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो अभी ये सी वाला जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करने की बात अभी नहीं आई थी। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक प्रतिनिधि मिलाने के लिए सहायक संधि का प्रणाली का प्रयोग किया था। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन छिन हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर रहा था, तो नेपोलियन से खतरा था। उसके अलावा सहायक संधि प्रणाली का इसने प्रयोग किया था। इसमें अंग्रेज तक की जो है श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया था। सहायक संधि में क्या था, संधि को स्वीकार करने वाले जो रियासत थे वो कंपनी की एक सेना को अपने पास रखेंगे, जिसका खर्च तो पूरा राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा, खर्च राज्य देगा और चलाएगा कंपनी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी भी नहीं देगा। मतलब एक तरह से अंग्रेजों का गुलामी करना, है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। पूना में कौन कौन अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते थे श्रेष्ठ, तो ये है दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर। तो ये दोनों चाहते थे कि हम लोग पूना में अपने आप को, तो ये इन्होंने बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में यशवंत राव के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यशवंत राव होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण करके पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भाग कर बसीन में शरण ले ली तथा जो है 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बशीन की संधि हुई थी। बशीन की संधि पूछता है अंग्रेजों के बीच है और मराठों के बीच है। 31 दिसंबर को 1802 को, न्यू ईयर के एक दिन पहले, ठीक है। बशीन की संधि जो है 31 दिसंबर 1802 संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता स्वीकार कर ली और यह संधि मराठा और अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 23 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के टाइम में हुआ था 31 दिसंबर 1802 को। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था जी, अवध का नवाब था, है ना। सहायक संधि का मतलब शासक अगर पूछे तो अवध का नवाब, पेशवा पूछे तो वो मराठा वाला, ठीक है ना। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार कर दिया था। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार किया नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से था, ठीक है। स्पष्टता मतलब पहले ना डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को देता था। तो सहायक संधि भी तो वही था, अपना सेना दूसरे को देता था किराए पे, ताकि उस राज्य को दूसरे राज्यों से रक्षा हो सके, ठीक है, और उस राज्य को दूसरे राज्यों से रक्षा हो सके इसके लिए दिया जाता था। तो ये काम तो पहले डुप्ले ही किया था और क्लाइव के काल से तो यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने फिर अपना ली थी। वेलेजली की विशेषता यह थी कि उसने इसका विकास करके अपने संपर्क में आने वाले जो सभी देश राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई। प्रथम सहायक संधि शासक के द्वारा 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन किया। बस इसमें क्या है ना कि आप सेफ जोन में रहोगे, कंपनी आपको अपनी सेना देगा, क्योंकि राज्यों के पास तो उतना सेना नहीं रहता था ना। अब चाहोगे कि मैं ना कैमरे में देखकर पढ़ाऊं और फिर इधर मैं आपको पीडीएफ नहीं देखूंगी तो गलत कुछ बोल दूंगी, उसमें भी प्रॉब्लम, आगे स्किप करके भाग जाऊंगी तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कहोगे कि नहीं आपने इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दिया, इसलिए कैमरा में मैं नहीं देख रही हूँ। चलिए, तो और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार कर लिया था। अवध फिर बाद में इसमें आ गया। यदि प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, तो हैदराबाद होगा। अगर राज्य की बात होगा तो हैदराबाद, अगर शासक का बात होगा तो अवध का नवाब, अगर पेशवा का बात होगा तो बाजीराव द्वितीय, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना माँ। चलो, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था किसने, 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो इसमें काफी लोग हैं ना, इसमें नहीं किए थे, तो जो स्वीकार किए थे वेलेजली की सहायक संधि को वे हैदराबाद थे, मैसूर थे, तंजौर थे, अवध, पेशवा, बराड़ के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, ये सब था। कोई भी विकल्प सही नहीं है, सॉरी।
वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की, ठीक है, जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि तो इंदौर का होलकर, अन्य राजपूत राज्य जैसे जोधपुर, जयपुर, ये इतना याद नहीं रहेगा आपको, इसको ट्रिक से याद करना। मैं आपको बता दूंगी, वेलेजली के नेतृत्व में सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि बाद में 1818 आते आते फिर वेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई संधि को स्वीकार किया था, बाद में इसको स्वीकार कर लिया। तो मतलब इसमें ना सभी हो गया, ठीक है, मैक्सिमम लोग इसमें आ गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक अगर पूछे तो देशी शासक अवध रहेगा, तो वो होगा। अगर इसमें नहीं दिया अवध का नवाब, तो प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद का निजाम होगा। देशी शासक का मतलब रियासत होता है, तो अवध तो रियासत में नहीं आएगा ना, तो हैदराबाद का निजाम जो है रियासत में आएगा, तो वही हो गया आंसर। चलो, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी उसको मिलाने का क्रम दिया हुआ है कि आप जो है कि टाइमिंग के अनुसार किस तरह से मिलाओगे, तो ये हम लोग कर चुके हैं ऊपर। 29 का क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का किया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूत राज्यों से क्यों किया था सहायक संधि? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना था इस क्षेत्र में, इसलिए। 31 जो है नंबर देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी जो है ना, सहायक संधि 1863, ये गलत है। सहायक संधि जो है 1863 नहीं है, सहायक संधि प्रणाली को 1798 में शुरू किया गया था ना, तो यहाँ पे 1863 हटा के 1798 लिख देना, बाकी सब सही है। ये हम लोग जब चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में तक, ब्रिटिश नागरिक और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 में, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में ये कहा गया था कि नेपोलियन की शक्ति से पूरा यूरोप साम्राज्य थरथरा रहा था, कांप रहा था, और गवर्नर जनरल ने भारत में अपना ब्रिटिश पताका, ब्रिटिश झंडा जो है वो फहराया। वो तो नेपोलियन से सब जगह डर था, लेकिन वो अपना झंडा भारत में फहराया था, तो ये वेलेस्ली, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले के, भारत के जो है कि 1797 में प्रस्थान किया वेलेस्ली। इसके बाद इस समय में फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो गया था, नेपोलियन जो है कि खतरा था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वो कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। आंग्ल नेपाल युद्ध का ना डेट पूछता है, ठीक है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23। लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल कब से है कब तक है? 1813 से 23, 10 साल, यानी कि देखिए उसका भी 10 साल ही था, ठीक है। 14 साल शायद लॉर्ड लिथगो जो है वो सबसे ज्यादा 14 साल। 1813 से 33 जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हो गया था। जो आंग्ल नेपाल युद्ध है ना, 1814 से 16 तक चला था, वो 1815 में सुगौली की संधि अंग्रेजों के बीच हुआ था और नेपाल के बीच, सुगौली की संधि 1815 में हुआ था। तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध आपका समाप्त हो गया। सुगौली की संधि कब हुई? 2 दिसंबर को 1815 को हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च को किया गया था। सुगौली की संधि 1815 में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए, सुगौली की संधि के तहत क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा क्या प्राप्त किया गया था? तो बी आंसर 3 और 4, यानी कि ये वाला जो है ना 3 और 4, यानी कि रानी खेत और उसके अलावा फिर नैनीताल। ओके, ठीक है, तो ये हम लोग दो चीज याद रखिएगा कि सुगौली की संधि रानी खेत, नैनीताल। तो रानी जो है वो नैनीताल घूमने गई थी, सुगौली, ये याद करना। 1816 में हुआ था 2 दिसंबर को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के क्षेत्र में हुआ था। कुमाऊं कंपनी को कुमाऊं गढ़वाल वर्तमान हिमाचल प्रदेश के बड़े क्षेत्र दे दिया गया था। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। शिमला जो है संधि से उस पहाड़ी पट्टी पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ था। रानी खेत कुमाऊं क्षेत्र में वर्तमान में उत्तराखंड, नैनीताल भी उत्तराखंड, ठीक है।
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डी नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध उसके इस टाइम में नहीं हुआ था, बाकी सब सही है। हेक्टर मुनरो बक्सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आंग्ल नेपाल युद्ध अभी तो हम लोग पढ़े 1816। फिर लॉर्ड वेलिजली जो है 1815 में था, सॉरी। देखो अभी तुम लोग के चक्कर में मैं भी भूल जाऊंगी। 1814 से 16, ठीक है ना, ये तो हम लोग को याद रहेगा। 15 में सुगौली की संधि हुई थी, ठीक है ना, सुगौली की संधि 15, ये याद रखिएगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सही है। ठीक है, इस समय टीपू सुल्तान थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, नॉट कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है कि नहीं हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1416, और 15 में सुगौलिक संधि बक्सर का युद्ध 1764 में, पता ही है हमको। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, तो 1820 से 27। 1820 से 27 में जो है सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। फैक्ट पढ़ना है तो मुझे तो रटवाना ही पड़ेगा आपको। सर टॉमस मुनरो जो थे ना, वो मद्रास के गवर्नर थे 1820 से 27 के टाइम में, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतबाड़ी जो थी, ये सर टॉमस मुनरो के टाइम में हुई थी। 1820 से 27 तक, ये मद्रास का जब गवर्नर था उसी टाइम में जो है रैयतबाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है ना, वो दक्षिण भारत में है, और भू राजस्व वसूली करने को ही जो है कि ये व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था के तहत टॉमस मुनरो जन्मदाता है रैयतबाड़ी के, और कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और कैप्टन री रैयतबाड़ी व्यवस्था दी है, जिन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया था इसको। तत्पश्चात ये व्यवस्था फिर मद्रास और बम्बई के कुछ हिस्से में, असम और कुर्ग में भी हो गया था लागू। 39 देखते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ना, मैसूर को ले लिया था कुशासन के आधार पे, मैसूर को, नॉट डलहौजी। ठीक है, यहाँ पे विलियम बेंटिक का बात हो रहा है। मैसूर का जब बात आ रहा है तो फिर विलियम बेंटिक, क्योंकि विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर में, 1834 में कुर्ग कछार, 32 में जो है कुर्ग कछार 32 में, ठीक है, और जयंतिया 1835 में रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, और वहां पे कुशासन और व्यवस्था व्याप्त थी, ये जो है कि उन्होंने कहा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस इससे संबंधित है। तृतीय आंग्ल मैसूर जब आएगा तो कॉर्नवालिस आ जाएंगे, उस समय का सेशन 1790 से 92। और इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाल ली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुआ था, ओके। जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ गया था। ये जो संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 के टाइम में हुआ था। इस समय कॉर्नवालिस था और टीपू था, तो वो दोनों के बीच हुआ। और इसमें क्या हुआ ना कि राज्य का अपना लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों, साथियों में कौन कौन? अंग्रेजों के साथ निजाम और मराठा थे, तो मैसूर को टक्कर दे रहे थे निजाम और मराठा, तो वो तीनों ना एक साइड हो गए थे, मैसूर बेचारा अकेले, ठीक है ना। तो आधा भाग दे दिया ने 50%। चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? तो कैप्टन सलीमन जो ठगों का दमन किए थे, कैप्टन सलीमन। अब इसको बॉक्स को थोड़े अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। ठगों में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा, भवानी की पूजा करते थे। प्राय अपने शिकार को देवी के बलि चढ़ाने के लिए मार देते थे। ठगों का विश्वास था कि यह धंधा जो है विधि का विधान है और शरीर की मृत्यु उनके भाग्य पर लिखी हुई है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, लेकिन ठगी के विषय में तो समस्त जनता की सरकार का समर्थन किया हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। तो अंग्रेज जो है ना, सिर्फ यहाँ शासन करने और गुलाम बनाने नहीं आए थे, उन्होंने कई सुधार भी किए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे समाज में था। सती प्रथा था, ठगी प्रथा था, दास का था, सारा कुछ था, ठीक है ना। तो ये सारा चीज को इन्होंने खत्म किया। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि कैप्टन स्लेमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भेजा कि जाओ
ठगों के विरुद्ध काम करो। उसने लगभग 1562 में ठगों को 1826 से 1835 के मध्य बंदी बना लिया और ठगों को फांसी दे दी गई। कुछ सरकारी गवाह बन गए, आजीवन निर्वासित भी कर दिया गया और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मार्च 2026 में भारत नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। ठीक है, हम लोगों का भारत नक्सलवाद से लास्टली जो है कि पूरी तरीके से मुक्त हो गया। मार्च 2026 का अपडेट है। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं ना कि काम तो कब से चल रहा था नक्सलवाद के ऊपर, इसी तरीके से ठगों के ऊपर कब से काम चल रहा था, बट लास्टली 1837 आते आते ठगों का पूरी तरीके से खात्मा हो गया था। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में, कैप्टन सलीमन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। ये आपका बीपीएससी में पूछ चुका है और ये आईएएस 2018 का क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है ना, 67 में पूछा है ना एग्जाम हुआ था। 67 का नाम सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है गुस्सा आता है, कैसे पेपर लीक कर दिया था। चलिए, विलियम बेंटिक ने सुधार किए, कौन कौन से सुधार किए, सी नंबर 1, 2 और 4 है, 3 नहीं है आपका। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये विलियम बेंटिक ने नहीं किया है। सती प्रथा का किया, दास प्रथा का किया, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया जो कैप्टन सलीवन को रखा, अभी बताया आपको। थर्ड नंबर नहीं है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये विलियम बेंटिक के टाइम का नहीं है। ठीक है, चलिए बॉक्स में देख लीजिए, ज्यादा आपको परेशानी हिस्ट्री में अगर है तो। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना था। 1828 में बना है लॉर्ड विलियम बेंटिक और ये बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना था। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित किया। बेंटिक के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 आया, दास प्रथा का उन्मूलन भी किया, ठगों का गिरोह को भी हटाया। फिर 1800 बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया, शिक्षा को आजाद किया, प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया। जब 35 में चला गया था तो और 50 में ये जो सुधार हुआ है, तो विलियम बेंटिक कहाँ से आ गया बताओ। तो ये धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया है, तो विलियम बेंटिक ने ये सुधार नहीं किया है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत दास प्रथा के उन्मूलन के तरफ काम किया है और इस एक्ट ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यवहारिक मंच भी दिया। कौन सा एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। लेकिन दास प्रथा का ना वास्तविक और औपचारिक रूप से उन्मूलन, ये तो चार्टर एक्ट में कानून बना दिया गया कि देखो ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, लेकिन 1800 जो है कि 43 के समय में जो है कि दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन जो है, ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखते जाना कोई कोई चीज जो है ना, या फिर मेरा ही वीडियो दोबारा देख लेना ठीक है ना। इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से पूरी तरीके से खत्म हो गया। 1843 जो है इंडियन स्लेवरी मतलब ठगों का एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट में दासों की खरीद फरोख्त और गुलाम रखने को जो है सीधे तौर पे गैर कानूनी बना दिया गया। तो इंडियन स्लेवरी मतलब दास प्रथा एक्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आपको ना दूसरा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बाबा, मतलब कौन सा, मतलब आप कहाँ फंसे रहते हो। 2-4 क्वेश्चन डीपली पूछता है और ये जितना भी इसमें दिया हुआ है ये काफी है। लूसेंट भी आप पढ़ सकते हो अगर आप जो है कि एसएससी सीजीएल वगैरह का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, लूसेंट भी काफी है, लूसेंट काफी है एक्चुअली। वो भी जो है कि नहीं रटाता था तो और हम लोगों का पीटी नहीं होता था चलिए, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, तो विलियम बेंटिक ने, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। राजा राम मोहन राय जो है कि बाद में इनसे जुड़ गए थे और दिसंबर 1829 में पारित बंगाल सती अधिनियम 1829, इसे बंगाल विनियमन जो है कि ये 17 है, ये एक्ट है 1829 कहा गया है इस एक्ट को। और इस एक्ट के द्वारा ही विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय सुधारक इस विलियम बेंटिक के साथ जुड़ के ये काम कर रहे थे। उन्होंने समाचार पत्रों का समर्थन किया। विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर जो है सती प्रथा को दूर करने का प्रयास किया था। अरब में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, लेकिन 1830 आते आते एक साल बीतने के बाद बम्बई और मद्रास में तीनों प्रेसिडेंसी में लागू हो गया था। 45 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो हम लोग विलियम बेंटिक पढ़ चुके हैं। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा तो हम लोग 1829 में देख चुके हैं कि सती प्रथा का समाप्ति हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है,
हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो ये बी, क्लीवलैंड। ठीक है, ये आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो क्लीवलैंड। संथाल परगना प्रमंडल के राज, ये झारखंड का क्वेश्चन है, संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। आदिवासी के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान को लाया गया था। किस क्षेत्र में? संथाल परगना प्रमंडल जो झारखंड में है, राजमहल क्षेत्र, वहां पे प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड। इसका पूरा नाम ऑगस्टस क्लीवलैंड है, उन्होंने लाया था। और इसके अंतर्गत ना आदिवासी मुखियाओं को सीमित न्यायिक शक्तियां सौंपी दे दी, मतलब मुखिया जो थे ना वहां पे उसको कुछ शक्ति भी दिया गया था। तो यही सुधार होता है ना, कंपनी सब कुछ अपने पास रखे, अंग्रेज सब कुछ अपने पास रखे, मुखिया लोग को कुछ ना दे, तो ऐसे तो सुधार होगा नहीं, फिर निरंकुशता आ जाएगी, इसलिए ये चीज किया गया। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे हिल असेंबली प्लान, हिल मतलब चिल करो, हिल करो, ठीक है, तो हिल कर दिया। 1796 में रेगुलेशन 1 के द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया था। तो काफी उम्मस है पटना में यार, मतलब थोड़ा बहुत पानी बरसा बस उम्मस। 1796 ईस्वी के रेगुलेशन 1 के द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया था। तो 1796 का रेगुलेशन 1 के द्वारा इसको फिर चालू किया गया, क्या? आदिवासी को हिल करने का काम। ठीक है ना, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? तो 1789 में बंगाल से दासों का निर्यात दूसरे दूसरे जगह होता था, दूसरे जो है कि दास भेजा जाता था, तो इस पे रोक लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये सुधार नहीं है क्या? अंग्रेजों ने काफी सुधार भी किया है। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा 22 जुलाई 1789 को, डेट याद रखिएगा, जो है कि 22 जुलाई 1789 को एक घोषणा के द्वारा बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 22 जुलाई 1789 को किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सॉरी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति के द्वारा हुआ था? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। 49 का देखिए क्वेश्चन, डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर अवध का अपने में मिला लिया था। यही सारा चीज है कुप्रशासन के आधार पे, ऊपर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे और कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। कब किया? फरवरी 1856 में। डेट पूछता है इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है मुझे। और 100 क्वेश्चन है तो मैं प्रयास करूंगी कि 50 ही आज कराऊं, और 50 क्वेश्चन मैं कल करा दूंगी अगर मेरे को सही लगा तो। आज भी पूरा करा सकते हैं। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश थे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सभी थे। ठीक है, नोट क्या है वो हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर की, अगर दिया रहेगा तो 1849 को हुआ था, जबकि इसका वास्तविक अधिग्रहण 1749 लिखना चाहिए, ये गलत है एकदम। ठीक है, पता नहीं, इसको एक बार देख लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? तो कर्नाटक जो था ना वो नहीं था, बाकी तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं अभी। झांसी है, नागपुर है, सतारा है, जो डलहौजी ने जो है व्यापकगत नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपने में मिला लिया था। ठीक है, चलो 51 नंबर, चलो क्वेश्चन देखो, किस राज्य को हम लोग देख चुके हैं। बी नंबर क्वेश्चन, जयपुर नहीं किए, नहीं मिलाया था वो देखना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 17वीं में ही पूछा है ये, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा किसको किसको मिलाया था। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिखा है डलहौजी वाला, मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, शायद मैंने लिखा है। याद नहीं होता है। सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, करौली है, अवध है, ये सभी आपका इसमें शामिल है। ठीक है, तो जयपुर नहीं था, बाकी संबलपुर, सतारा, ये नागपुर भी है, इसमें नागपुर भी है, उदयपुर भी है, नागपुर, बघाट है, करौली है, अवध है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ये है ना, ये वाला जो है, ये जो है ना,
इसको आप लिख लीजिएगा, तभी आप ना ऐसे याद कर पाइएगा। इसका ये भी ट्रिक भी है। सतारा से लेके यहाँ तक, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं 51 हो गया था ना, 51 ही थे। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था, किसको? जयपुर को नहीं किया गया था, बाकी को किया गया। बघाट रियासत जो है वो ब्रिटिश में कब विलय हुआ था? तो 1850 में डलहौजी का जो सेशन था उसी टाइम में 1850 में बघाट को ले लिया था, है ना। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर है। सिंध को मिला लिया, अवध को मिला लिया, सतारा को मिला लिया, ग्वालियर को नहीं मिलाया था। प्रश्न विकल्पों में ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों के द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय तो लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में किया था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में हो गया। व्यवगत सिद्धांत के तहत सतारा का विलय भी 1848 में हो गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1856 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखियो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाओगे जब पता ही नहीं रहेगा। सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, करौली है, अवध है। ये कालक्रम है। इसको ऊपर में देख लीजिएगा। ऐसा सा क्वेश्चन पूछता है, मतलब ठीक ही है। चलिए 57 में हम लोग आते हैं ना। किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी? तो डलहौजी ने किया था। व्यपगत सिद्धांत के तहत उन्होंने विलय कर लिया था। ओके, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन कुशासन का बहाना लेकर अवध को मिला लिया। 59 नंबर देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय राज्यों में विलय क्रम से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, विलय नीति सतारा को सबसे पहले मिला लेता प्रथम शिकार सतारा। 61 नंबर क्वेश्चन देखो देखो, और डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो सतारा। 1848 में हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं। और 62 नंबर क्वेश्चन देखो, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो डलहौजी का था। ये इंपॉर्टेंट है ना, जेम्स एंड्रयूज रेमजे रेमजे डलहौजी का नाम था। 1848 में डलहौजी ने अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था इसको, गवर्नर जनरल बन के ये भारत आया था। 1848 में भारत आया, आर्थिक साथ सतारा को मिला लिया अपने में। उसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रेमजे। जितना बड़ा काम उतना बड़ा नाम। मेरा नाम बहुत छोटा है। चलो 63 में क्या है ना, अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलन बैरो के टाइम में। 1843 में हुआ था। चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और एलन बैरो गवर्नर जनरल थे। चार्ल्स नेपियर जो था अंग्रेज अधिकारी था, उसने जो है सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। एलन बैरो का शासन काल था 1842 से 44, यानी कि डलहौजी के पहले ही। ठीक है, डलहौजी के पहले ही जो है कि डलहौजी तो 1848 में आया और एलन बरो 1842 से 44 का उसका सेशन है। तो 1843 में ही जो है सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और पी रॉबर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं कि सिंध की विजय अफगान युद्ध यानी कि 1839 से 42 के बाद हुई थी और यह विजय नैतिक और राजनीतिक रूप से उसी का परिणाम था। अफगान युद्ध जो हुआ था ना, तो उसी का परिणाम था ये सिंध विजय। फिर हम लोग 64 में आते हैं। ठीक है, 64 का क्वेश्चन है कि किसने सिंध विजित करके उसका अधिग्रहण किया? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ल्स नेपियर। नेपियर नेपियर है ना। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में। फिर आपको सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ। चलिए 67 देखिए, कौन जो है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय हुआ? तो कौन था? जेम्स आउट ड्रम था। अवध का विलय किया था डलहौजी ने, बट उस समय ब्रिटिश का रेजिडेंट कौन था? डलहौजी तो गवर्नर जनरल था, ये था रेजिडेंट जेम्स आउट ड्रम था। ठीक है ना, उसने ब्रिटिश साम्राज्य में इसको विलय किया था। अब इसका ना ये देख लेते हैं हम लोग
बॉक्स। 1854 में स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउट ड्रम आया। क्लीम वो हम लोग स्लीमन पढ़े थे दास प्रथा के टाइम में। अब जेम्स आउट ड्रम आया जो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया। अवध का प्रशासन बहुत दूषित हो गया, जनता की अवस्था शोचनीय हो गई। बोल बोल के झूठ सच। फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बना लिया। बनाने के बाद इसको अपने में मिला लिया। 1857 का जब विद्रोह हुआ 1857 का, तो विद्रोह के समय में लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था। अब देखो 1856 में अवध के अधिग्रहण का भार उठाया आउटड्रम, लेकिन 1857 आते आते 1857 का जब सिपाही विद्रोह था तो आउटड्रम मत लिख देना। उस समय अब ब्रिटिश रेजिडेंट चेंज हो गया, हेनरी लॉरेंस आ गया था जो कि विद्रोहियों के हाथों मारा गया। बेचारा 1857 की सिपाही क्रांति में वो मारा गया था हेनरी लॉरेंस। अब मैं कैमरा में और नीचे दोनों तरफ नहीं देख सकती। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है डलहौजी, हम लोग पढ़े हैं 1853 में बम्बई से थाने के बीच चला था। डलहौजी के टाइम में शुरू हुआ है रेलवे लाइन। तो कितना कुछ दिया है अंग्रेज ना। हाँ, सिर्फ हम लोग ये नहीं, क्वेश्चन मेन से पूछता है तो दोनों तरफ से तैयार करना। पूछता है कि अंग्रेजों ने क्या क्या सुधार किया, रेलवे का सुधार, ये सारा चीज, शिक्षा, प्रेस का सब कुछ। ठीक है, तो 1853 में ना बम्बई से थाने के बीच डलहौजी चलाया था ट्रेन। ठीक है, अब हम लोग 69 में देखो चले आते हैं। भारत में रेलवे लाइन का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो किन नगरों के बीच हुआ था, तो बम्बई और थाने के बीच में। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली रेल लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल पर यात्रा शुरू की थी, तो यह ग्रेट ईस्टर्न पेनिनसुला रेलवे ने की थी। 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य चलाया गया था। भारत में प्रथम यात्री ट्रेन का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके टाइम में हुआ था। इतनी देर से तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। अंतिम क्षेत्रीय विस्तार, ठीक है, अंतिम प्रमुख विस्तार, तो ये डफरिन के टाइम में। डफरिन को हम लोग बोलते हैं ना, कांग्रेस का ये था। तो 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में, और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में जब मिला लिया गया तो ब्रिटिश भारतीय राज्य पूरी तरीके से, ये अंतिम प्रमुख विस्तार था। तो उस समय कौन था वायसराय, लॉर्ड डफरिन। जब बर्मा ही बचा था तो बर्मा को मिला लिया, तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार ये बर्मा था, तो बर्मा को भी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया था। तो ये डफरिन के टाइम में। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान 10 साल के स्वरूप देने वाले कौन थे, तो डलहौजी का ही उस समय सेशन था ना, 1848 में आया था। तो इसका जो हिंदी नाम क्या है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसका इंग्लिश नाम है, और ये सार्वजनिक निर्माण का कार्य हिंदी नाम है। तो यह क्या है, एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग खोला गया। सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया गया डलहौजी के टाइम में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाया गया था। यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपका, सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 मार्च 1862 के समय 25 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया, और इस समय में लॉर्ड डलहौजी के समय में यह प्रारूपित और प्रस्तुत तो हुआ था, लेकिन इस अधिनियम के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध मान लिया गया। तो सुधार तो किया ही है, मतलब विधवा विवाह भी करा रहा है, सती प्रथा को, दास को, सब कुछ तो कर ही रहा है। लेकिन फिर भी वो हम लोगों को अंग्रेज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग गुलाम नहीं बनना चाहते थे। ठीक है ना, तो 75 में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जब आया था घोषणा पत्र, तो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने इसको सुनाया था। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन, कौन एक भारत का प्रथम वायसराय बन के आया जी, तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय बन के आया, और अंतिम गवर्नर जनरल था वो। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री की घोषणा पे। सामग्री मतलब जो ब्रिटिश क्राउन थी, महारानी थी ना, वो 1857 का क्रांति जब खत्म हुआ तो 1858 में क्या हुआ कि पूरे भारत जो है ब्रिटिश क्राउन के यानी कि महारानी के हाथ में आ गया था। तो गोद लेने के अधिकार को फिर से स्थापित कर दिया गया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार जो पहले बंद कर दिया गया था, उसको फिर से शुरू किया गया। देखिए ना, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज अब हो गया है नाम। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये उद्घोषित हुआ, देशी राज्यों के
प्रति नीति को व्यापक रूप से इसमें परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकट स्थिति से बचने के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया, छोड़ दिया गया। देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई। वहां पे भी 1857 का युद्ध हुआ था। जंतर मंतर के बाद जैसे जेएनजे और जैन अल्फा पे ध्यान दिया जा रहा है, तो उसी तरीके से जब 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुआ, तो अंग्रेज क्या किए कि जो अरे बाबा ये लोग तो भारतीय लोग भड़क उठे हैं, कहीं इन लोगों में राष्ट्रीय भावना न जाग जाए और हमें भगा न दे, तो इन्होंने जो है गोद लेने का अधिकार दे दिया जिसको, ठीक है, उत्तराधिकारी को। तो ये महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। ये सब क्वेश्चन पूछता है अभी भी, ऐसा नहीं, फैक्ट आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को जनवरी में 1877 में दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को ना दिल्ली दरबार में भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में, जॉर्ज 5 को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। और ये अधिनियम 1876 का जो है महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जबकि भारत की सामग्री के रूप में उसकी सार्वजनिक घोषणा 1877 में हुई थी। अगर भारत का पूछा जाएगा तो 1877 में, और ये तो 1876 में ही हो गया था ब्रिटिश में, ठीक है। तो ये प्रथम दिल्ली दरबार और भी हुआ है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? 1877 में, सी आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो के टाइम में, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलन बरो। 1843 का एक्ट जो है वो संख्या 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। एलन बरो का सेशन काल क्या है? 42 से 44, बेचारा 2 ही साल का है। तो कॉम अगर पूछा जाए तो इसे यही लिख देना, एलन बरो, मतलब लिखना नहीं, टिक लगाना। चलो, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये सही है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है नहीं, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि में, लॉर्ड डलहौजी कहाँ से आ गया? लॉर्ड कैनिंग, कांग्रेस की स्थापना कैनिंग किया है, डफरिन किया ना, डफर। चलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में पानी बरस रहा है, इतना उमस था ना पटना में, क्या ही बताऊं। मैं तो इतना गर्मी से किचन में हम लोगों को काम भी करना पड़ता है, तो ये इसका भी ख्याल रखो। इसलिए तो कम टाइम दे पाते हैं। चलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया। और ये जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता कुशल आक्रमण्यता की नीति जॉन लॉरेंस ने किया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में व्यवगत सिन्हा, लॉर्ड डलहौजी, और कांग्रेस की स्थापना डफरिन ने किया था, डफर। डफरिन का सेशन क्या है? 1884 से 1888। इसमें कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं, तो लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, ये वाला चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस, ठीक है। बाकी सब सही है। 84 में आई है स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, पता ही है। 85 में आई है, कौन सम्मिलित नहीं है? सी नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, ये जो है ना, सी नंबर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको कैसे गलत कर सकते हो बताओ? गलत मत करना, हड़बड़ा के आंसर मत देना, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का 1829 का 17वां रेगुलेशन के तहत सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। चलो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था, और पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त की गई थी। चलो, 86 का क्वेश्चन, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था जी? तो 1818 में। 87 का क्वेश्चन देखिए क्या है। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ, सॉरी 87, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है ना, सॉरी, देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। राजपूताना देशी रियासत जो था उसके साथ कौन संधि किया था? चार्ल्स मैककफ ने किया था।
क्योंकि 1817 से 18 के बीच में अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मैटकॉफ ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठा और पिंडारियों के प्रति राजपूतों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को वार्ताकार बनाया। चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का तत्कालीन रेजिडेंट था, जिसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा कि आइए राजपूताना पर हम लोग ब्रिटिश सर्वोच्चता, मराठा और पिंडारियों के प्रति राजपूतों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ एकजुट होते हैं। बाप रे, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है जी? तो आपको पता होना चाहिए कि सर जॉन और आंग्ल नेपाली ये नहीं है। कॉर्नवालिस पता है, वेलेजली पता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स पता है। 88 हो गया। हम लोग लगता है 100 नंबर तक कर ही लेंगे हम लोग। ये सब पढ़ा हुआ है ना हम लोग का ऊपर में। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 18, लॉर्ड हेस्टिंग के काम में तीसरा हुआ था। 1814 में शुरू हुआ था। 15 में सुंगोलिक संधि हुई थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो ये सुगोलिक संधि पढ़े ना 2 दिसंबर को, देखो ना, और जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया, 2 दिसंबर को हुआ था, हम लोग ऊपर पढ़े थे ना। और इसमें कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिला अंग्रेजों को दे दिया। क ग अश क ग स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है जी? तो सी, लॉर्ड वेलेजली के टाइम में चार्ल्स आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। बाकी आपका ये बॉक्स में देखो 89 वाला। लॉर्ड एलन बरो सिंध का, लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में जो है कि आरोप लगाकर 1856 में अवध का। बेलेजली चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी एक ही चीज को क्या ही पढ़ेंगे। कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो लॉर्ड लिटन के टाइम में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। नहीं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक चला, 3 साल। 1839 से 42 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध चला। इस दौरान जो है लॉर्ड ऑकलैंड था। अफगान युद्ध जो प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ, तो अफगान और ऑकलैंड, अफगान ऑकलैंड, अफगान ऑकलैंड याद रखना, लिटन नहीं है, बाकी ऊपर वाला सब सही है। लॉर्ड लिटन के टाइम में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो लिटन जो है ना, वो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के टाइम में था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है जी? तो 1878 से 1880, 78 से 80, ठीक है, 2 साल चला द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो द्वितीय के टाइम में लिटन और प्रथम के टाइम में ऑकलैंड। ठीक है, प्रथम के टाइम में ऑकलैंड 1839 से 42। इस प्रकार ये जो है कि सही है। 91 देखते हैं, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है कौन? जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जॉन लॉरेंस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता कहेंगे या कुशल आक्रमण्यता की नीति कहेंगे। आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलन बरो के काल में यह हुआ था। लॉर्ड नॉर्थवुड के काल तक चला था कुशल आक्रमण्यता की नीति का बात। ठीक है, और इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण हुआ। ठीक है, अब हम लोग 92 देखते हैं, वित्तीय विकेंद्रीकरण का काम कौन किया था? लॉर्ड मेयो किया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 में लॉर्ड मेयो किया था, 1870 में लॉर्ड मेयो। 93, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम में, और वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 में ही हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में होता है। 1869 से 72 तक मेयो का सेशन है। 72 में ही जो है कि जनगणना हुई थी। भारत में नियमित जनगणना लेकिन हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम 1881 में। वह कौन सा व्यक्ति था जो भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाया था? तो वो लॉर्ड मेयो था। ठीक है, और विकेंद्रीकरण 1870 में हुआ था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया था? लॉर्ड मेयो बेचारा का आपका भ्रमण करने गया था तो मार दिया था अंडमान निकोबार में। कैसा था ये ना, भ्रमण करने के दौरान एक कैदी के द्वारा कर दिया गया था। मेयो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था मेयो। ठीक है, किस वायसराय की हत्या, ये हम लोग पढ़ चुके हैं मेयो, और मेयो के बारे में ही देखिए, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। इसमें आंसर सभी है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित किया, यह पहला कदम था। विकेंद्रीकरण 1870 में प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय सरकार भी अब जो है मुख्य धारा में काम करने लगे, इसलिए विकेंद्रीकरण इसका नाम दिया गया। मौजूदा असमानता को सुधारने की बात की गई। प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता को भी ध्यान केंद्रित किया गया था। सॉरी,
चलिए, तो हम लोग ना ये सभी होगा, तो इसको हम लोग को अब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। 98 देखिए, जो है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? मेयो ने किया। औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण मेयो ने किया था 98 का। अभी 2024 का है लेटेस्ट, इसका मतलब ये सही में 2026 का पीडीएफ है ना? बताओ। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति लिटन का है। 1876 में लिटन के वायसराय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति का परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अब अग्रगामी नीति, पहले कुशल आक्रमणीयता की नीति जो ऊपर पढ़े हम लोग, अब अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था लिटन के द्वारा 1876 में। ठीक है, ये किसके द्वारा, किसके लिए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने बनाई थी? तो अब आक्रामक नीति, अग्रगामी नीति लॉर्ड लिटन ने बनाया था। 101। अभी कितना है यार? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, बल्कि स्ट्रैची कमीशन उसका है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, सशस्त्र अधिनियम है। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं है। इस समय तो वायसराय लॉर्ड रिपन थे जब इल्बर्ट बिल आया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी लॉर्ड लिटन का क्या क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया, स्ट्रैची कमीशन, सशस्त्र अधिनियम। भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? ये पूछा है ना क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन। अभी मेरे को याद आ गया, लॉर्ड कर्जन सबसे ज्यादा टाइम तक रहा था। देखो यहाँ पे आ गया ना, 7 वर्ष तक लॉर्ड कर्जन रहा। जो है कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वैसे आपका लिन लिथगो है जो 14 साल रहा, बाकी तो 10 10 साल भी रहा है बहुत कोई। तो ये जो आप ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लॉर्ड कर्जन था। ठीक है ना? 103, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो ये किसके द्वारा? बी आंसर। स्थानीय स्वशासन के लिए वही है, लॉर्ड रिपन ही है। और प्रेस का भी मुक्त किया था रिपन ही। 1880 में इंग्लैंड में ग्लैडस्टेन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया था। ग्लैडस्टेन यूरोप में और स्वतंत्रता का समर्थक था। ठीक है, इंग्लैंड में जो ग्लैडस्टन था, वह उसके नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया था। पर इंग्लैंड का बात हो रहा है, वहां पे लिबरल पार्टी जो था वो, तो उसने अपने चेंजिंग किया ना अपना, वो लिबरल है, तो भारत में भारत के प्रतिनिधि को इस शब्दों में वर्णन किया था कि हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हम वहां पे रहने वाले भारतीयों के हित के लिए सोचें। और इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन था। रिपन ने देश की नगर पालिका और इस सब को विकसित किया, राजनीतिक शिक्षा दिया, ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की, प्रत्येक जिले में जिला, उप विभाग, तालुका, तहसील बोर्ड बनाने का काम भी रिपन ने किया। नगर में नगर पालिका वगैरह का स्थानीय स्वशासन का काम जो किया है वो रिपन किया है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। ये 103 नंबर क्वेश्चन नोट कर लेना बाबा। 104 में आते हैं। मैं तो थक गई हूँ, बहुत बोल रही, बोल बोल के। भारत में आसानी से लॉर्ड रिपन 1882 में, 1882, ठीक है ना? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये पूछता है बहुत बार। और ये मत सोचो कि ये सब मामूली फैक्ट्स है, क्या ही पूछेगा, लेकिन पूछता है। अभी भी लुसेंट का वैल्यू है। और जो लोग ऐसे सीसीजीएल एडो वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, इनफैक्ट बीपीएससी में भी पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं, हुआ नहीं बनाना कि एकदम स्टेटमेंट वाला, या स्टेटमेंट में भी यही 2 3 लाइन जो फैक्ट ही घुसा देता है, और इसी को आपको चेक करना रहता है। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है जी? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन कहाँ से आ गया? रिपन है ना, बाकी तो सब सही है। 106 में देखिए, वही रिपन रिपन रिपन। ठीक है, एल्बर्ट बिल, ये इंपॉर्टेंट है। अभी कितना है जी? ओ बाबा, 150। चलो देख ही लेते हैं एक क्वेश्चन। आप बोर नहीं हो ना? काफी है। मेरे को लगता है कि 135 तक जाएंगे हम लोग। आज छोड़ देते हैं, अब कल भी करेंगे इसको, ठीक है? या फिर एक टॉपिक कर ही ले, क्या करें? बारिश हो रही है, कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ पे थे, भूल गई मैं तो। अ, अ, 100 101 पे थे शायद। हाँ, एल्बर्ट विल पे आते हैं हम लोग। ठीक है,
इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? शी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। ये इससे संबंधित है इल्बर्ट बिल कि यूरोप के लोगों की मामलों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? भारतीय न्यायाधीश कैसे भारतीयों के लिए ही जजमेंट करेंगे? तो इसी को इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं और यहाँ पे ये इसको सुधार के करने की बात की गई थी। देखिए, सर सीपी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। वायसराय में जो परिषद था उसके विधि सदस्य थे सर कार्टनी पी इल्बर्ट। सीपी इल्बर्ट 2 फरवरी 1883 को ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तावित बिल इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया। 1883 में वहां पे ब्रिटेन में जो है कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था और अनुमति मांगने का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि यह बिल आधिकारिक रूप से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 9 फरवरी 1883 को रखा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? नस्ली भेदभाव पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता को समाप्त किया जाए और भारतीय यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यहाँ पे भारतीयों के लिए लड़ने के लिए भी वहां ब्रिटिश संसद में कोई बैठा हुआ था। ऐसा नहीं था कि सारे अंग्रेज ही मतलब मिटाने के लिए ही आए थे। यहाँ पे मतलब वहां पे जो सरकार वर्तमान सरकार थी, तो निश्चित बात है कि जो अपोजिशन है वो तो उसका विरोध करेंगे ही कि भारत में देखो ना ये लोगों ने गुलाम बना के रखा हुआ है। तो ये चीज का वहां पे आवाज उठता था और लोकतंत्र वगैरह हम लोग वहीं से लिए हैं, संसदीय प्रणाली हम लोग वहीं से लिए हैं, सारा कुछ अंग्रेजों का देन है, बहुत सारा चीज। ठीक है, तो हम लोग इस विधेयक का उद्देश्य नस्लीय भेदभाव पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता को तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए और भारतीय यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति को सम्मान कर दिया, समानता का अधिकार। ठीक है, तो 1884 में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र दे दिया था। महाभियोग चलाया वारेन हेस्टिंग्स पे और इसने जो है कि इल्बर्ट बिल के टाइम के विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, विवाद जो हुआ था। ठीक है, 108 में देखते हैं, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ए हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको डिटेल में अब नहीं पढ़ेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि महिला और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए जो है सी लॉर्ड रिपन ही काम रेगुलर कर रहे थे महिलाओं और बच्चों के लिए। 135 तक है, हम लोग जो है कि इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है ना, रिपन लिटन यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्रिटिश भारत के वायसराय जो है, ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी था लॉर्ड रिपन। ठीक है, और उन्होंने फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों और महिलाओं के लिए भी नियम बनाया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में बनाया था। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे जी। अभी कितना है, 14 है ना। 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि जो है प्रतिदिन 9 घंटे ही रहेगी, इससे ज्यादा मत बढ़ाना। महीने में 4 दिन की छुट्टी देना है। अभी भी हम लोग महीने में 4 दिन की छुट्टी देते हैं अपने काम वाले को ना। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत केवल बच्चों के कार्यावधि के घंटों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए थे। इसमें महिला की कार्यावधि के घंटों को निर्धारित करने के लिए प्रथम कारखाना सॉरी हाँ वही प्रथम कारखाना अधिनियम में ना बच्चों का सिर्फ कार्यावधि यानी कि 9 घंटे करना है, 7 से 12 वर्ष के बच्चे रहेंगे, 4 दिन की छुट्टी देना जरूरी है। बट इसमें महिलाओं का भी, महिला मजदूरों का ना ऐड नहीं था, तो इसलिए का ये इसमें आंसर ये वाला नहीं होगा, ये वाला 108 का ए। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है। तो चलिए हम लोग 110 में आते हैं। फैक्ट्री अधिनियम वही वाला चीज आ गया फिर से। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या है, एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो कह रहा है कि कौन सा सही है? बी, केवल 2 सही है। फैक्ट्री अधिनियम में मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने के निश्चित पारित किया गया था, ये नहीं है। अब देखो प्रथम कारखाना अधिनियम में ये नहीं है कि, परंतु यह अधिनियम जो है मापदंड अपर्याप्त मापदंड जैसा ही साबित हुआ था। इसमें फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर बच्चों के ऊपर ध्यान दिया गया था, महिला मजदूर के ऊपर नहीं। इस अधिनियम ने मजदूर सामान्यतः निराशी थे उस समय, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना कि मजदूर संघ बनाने का, तो ये नहीं, तो निराश थे। और एनएम लोखंडे ने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के लिए अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में न केवल हथकरघा कपड़े की मिलों में मजदूरी दयनीय स्थिति सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल की थी। कौन? एनएम लोखंडे ने। और ये भारत में जो है कि मजदूर आंदोलन को संगठित करने के लिए अग्रगामी थे। ठीक है, और पहला आपका गलत है, इसलिए आंसर बी।
111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वही मिलाने वाला है ना। 111 नंबर क्वेश्चन मिलाने वाला है। चलिए इसको देख लेते हैं। बारिश हो रही है, इसको मिलाने के लिए हम लोग जो है क्लाइव क्या किया, बेंटिक क्या किया, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, क्लाइव ने द्वैत शासन किया था। और फिर उसके बाद जो है कि मैकाले का जो है 7 मार्च को 1835 को जो है कि अनुमोदित किया गया था, जिसमें यह निश्चय किया गया था उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ का तो पता ही है, प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकॉफ का कहा जाता है। कर्जन के काल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। यही आपका आंसर है। फिर इसमें मिलाने वाला 112 में आ गया है। ये भी हम लोग को पता है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, इसको स्किप करेंगे। 113 में देखिए, ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है वो बेबकत का सिद्धांत, कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन, विलियम बेंटिक, सती प्रथा, कांड वाले स्थायी बंदोबस्त, सब पढ़े हुए हैं हम लोग। ठीक है, तो निश्चिंत होकर आराम से इसको एक बार आप लोग कीजिएगा। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो सी एलन बरो सिंध का बिल है। सुमेलित है लॉर्ड एलन बरो और सिंध का बिल है। बाकी कांडवालिस के टाइम में, अस्थायी बंदोबस्त वैली दिल्ली के टाइम में सब उल्टा पुल्टा दिया है। ठीक है, 115 नंबर देखिए, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? जी लॉर्ड कर्जन के टाइम में। कर्जन के टाइम में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ये जो है ना पुरातात्विक अध्ययन की बात 1784 में शुरू हुआ था। कलकत्ता में विलियम जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। और उसी के समय में जो है कि विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद शुरू हुआ था पुरातात्विक अध्ययन की बात। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग से विभाग ही बना दिया। 61 में कनिंघम को और 71 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग से विभाग ही बना दिया। लॉर्ड कर्जन के काल में ही, जो कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1905 तक, यानी कि बंगाल विभाजन तक, उस समय ही 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को एकीकृत किया गया था। जॉन मार्शल जो है 1902 में पद लिए थे, इनको यहाँ का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया था। एएसआई का महानिदेशक जॉन मार्शल। ठीक है, तो कर्जन के काल में पुरातत्व सर्वेक्षण, कर्जन के काल में 117 में कर्जन नहीं दिया, आंसर वो होगा। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, उस समय गवर्नर जनरल और अर्ल ऑफ मेयो थे। ठीक है, 71 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था तथा जॉर्ज डगलस कैपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। कैपबेल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। ठीक है, तो जॉर्ज डगलस कैपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उस समय सचिव के पद पे थे वो कर्जन के वो टाइम में। और कैपबेल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। ठीक है ना। अब 118 नंबर क्वेश्चन चलो देखते हैं हम लोग। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो कर्जन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत के ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के ध्यान देते हुए 50,000 बाप रे, इतना धनराशि, मतलब इमारतों की सुरक्षा के लिए इतना। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया गया था। किसने? जी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि कर्जन के प्रशासन की जो तुलना है औरंगजेब से करेंगे। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में 1899 से 1905 है इसका, इस समय में जो है भारत में इसकी अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन को औरंगजेब से कंपेयर किया है, क्योंकि उन्होंने भारतीयों के बारे में सोचा नहीं ना, कर्जन ने, रिपन ने सोचा था। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? जी लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा प्रबंध कराना था। तो कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसमें क्या था? नरेश के राजकुमार और सामंत के पुत्रों को सैनिक शिक्षा देना। 121 में क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। ए आंसर है 1, 2, 3, 4 लॉर्ड कर्जन, चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, ये हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पे। देखो कर्जन का है ये 1899 से 1905, हार्डिंग का है 1910 से 16, चैम्सफोर्ड का है 1916 से 21, लॉर्ड एडविन का है 26 से 31। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बी, दोनों सही है। असैनिक प्रशासन में कर्जन ने क्या किया? प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित किया, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। तो सिर्फ सैनिक का नहीं, असैनिक
शासन का भी काम किया था। 1905 में जब कर्जन आया था तो उन्होंने बंगाल को 2 भाग में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बना दिया। बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर थे। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं का भी बदलाव किया था। तो प्रांतीय सीमाओं में फेरबदल कर रहा था कर्जन। 1905 में क्या किया, बंगाल को 2 भाग में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और असम बना दिया। ठीक है, तो एक नया प्रांत बना दिया, पूर्वी बंगाल और असम एक तरफ और बंगाल का पश्चिमी भाग अलग। हम लोग पश्चिम बंगाल में पहले थे ना, हम लोग बोलते थे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो हम लोग पश्चिम बंगाल में थे। तो हम लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक साथ थे। छोटा नागपुर यानी कि झारखंड भी हम लोग सब एक साथ थे। इसके अतिरिक्त मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं का भी बदलाव किया कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन का और भी क्या कथन सत्य है बताओ, तो ये दोनों है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। ओ ग्रेनाइट की चट्टान पे कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना, ये 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। और कर्जन ने देखो क्या क्या किया, कलकत्ता निगम अधिनियम की भी घोषणा किया और जो है कि ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित किया साम्राज्य को। 1800 कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुई। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का बात किया गया था। कर्जन ने 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कर्जन ने कहा था कि मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है या कयामत की चट्टान से उकेरा गया है। हमारा काम धार्मिक है और काम रहेगा, कायम रहेगा। फूट डालो राज करो की नीति कर्जन और मिंटो दोनों के वो दिखा रहा है कि लॉर्ड कर्जन और मिंटो दोनों ने इस राजनीति को अपनाया था। ठीक है, ये कर्जन और मिंटो दोनों ने अपनाया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली के टाइम में मिंटो ने और लॉर्ड कर्जन ने तो बंगाल विभाजन के टाइम में किया ही था। तो कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन और मिंटो के टाइम में जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली आया था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। 125 में मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि भारत में रहते हुए कि शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बन जाऊं। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस विनाश है हो रहा है, ये कर्जन का कहा हुआ है। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन चलो देखते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर अब लॉर्ड मिंटो आ गया। बंगाल विभाजन के बाद उसको हटा दिया गया था, वायसराय बन के आया। जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। मॉर्ले मिंटो, तो जो मॉर्ले मिंटो सुधार हम लोग कहते हैं ना, तो ये जो जॉन मार्ले सचिव था और लॉर्ड मिंटो वायसराय था। तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था, तो दोनों था, सो वायसराय और सचिव दोनों था, इसी को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन प्रणाली और पृथक मताधिकार दोनों आया था। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था, मुसलमान को कांग्रेस के खिलाफ करना था। कितना तेज था। 127 में भारत का कौन एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसका सेशन क्या था जी, 1921 से 1926 के टाइम में, इसी के टाइम में चौरी चौरा स्वराज पार्टी रॉलेट एक्ट हुआ था। ये एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग था। तो जो यहूदी थे वो रीडिंग करते थे। 128 कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा किया गया है, नॉट कर्जन। ओके ना। 129 कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, फिर से वही चीज है, लिटन के द्वारा। ब्रिटिश भारत में राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ था। 1911 में कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, एक्चुअली लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत का आगमन हुआ, दिल्ली में भव्य दरबार हुआ, जिसे दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार था ये। और इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने के और राजधानी को परिवर्तन करने की बात, दिल्ली स्थानांतरण, कलकत्ता से दिल्ली, तो राजधानी स्थानांतरण की बात किसके टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग तृतीय एक्चुअली। ठीक है ना। अब आ गए हम लोग, मतलब काफी लंबा है और जो लंबा वाला रहेगा मैं पहले से देख लूंगी आपको कितने टाइम में खत्म कराना है। ओके ना। चलो 131 का मिलाने के लिए देना, हम लोग डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। बंगाल का विभाजन पता ही है आपको, हड़प नीति सब पता है। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक, बंगाल में दोहरा शासन जो है द्वैत शासन एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, ये सारा है ना। 132 में आते हैं हम लोग, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर, कितना लंबा है यार, इसका डायरेक्ट आंसर चलो आ जाते हैं हम लोग। 132 वाला 96 का आईएएस का क्वेश्चन वैसे, सॉरी
135, हाँ, तो ये हम लोग 1833 का एक्ट डलहौजी की नियुक्ति, 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति, 1935 का एक्ट वेवेल की नियुक्ति। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जो है बंगाल का अधिग्रहण करने के बाद कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, ब्रिटिश संसद के द्वारा वहां से पारित हो गया। कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स आए थे, और यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कार्नवालिस काल क्रमानुसार होगा। ठीक है, अगर वारेन हेस्टिंग्स नहीं रहे तो कार्नवालिस उसके बाद वाला। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। संबलपुर सतारा, इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। संबलपुर 1849 में, सतारा सबसे पहले 1848 में जब डलहौजी आया था, अवध 1856 में कुशासन की तरफ से, और झांसी 1854 में। ठीक है, झांसी कंगना रनौत की जो फिल्म है झांसी, भले ही हम लोग गटर छाप और इस मैटर पे जो भी कर रहे हो, बट एक्चुअली वो फिल्म अच्छी लगी मेरे को। झांसी याद है मेरे को, झांसी दिया था वो, टीवी पे दे रहा था। चलो, 134 नंबर लास्ट हम लोग आ गए हैं। चलिए हम लोग इसका ना ये देख लेते हैं एक ही बार। सिक्किम 1835 में, सिक्किम के कुछ भाग का स्थानांतरण 1835 में, और कुछ भाग का तो 1850 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो लास्ट में सिक्किम 1850 तक मिला। पंजाब को तो 1849 में ही, बर्मा को 1886 में, और झांसी को 1854 में। सिक्किम का पूर्ण विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कभी नहीं किया गया था, मतलब 1850 में हुआ था। कुछ भाग का अधिग्रहण, पूर्ण भाग नहीं। ठीक है, 1935 लास्ट, सॉरी 135 लास्ट आ गए हेलो। तो पहली बार मतलब इतना सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, साथ में बॉक्स भी करा रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जो नए स्टूडेंट हैं और जो पहली बार घटना चक्र पढ़ रहे हैं, अभी तक बेचारे वो लूसेंट पढ़ रहे थे, तो उनको कोई परेशानी ना हो उसके लिए। ठीक है, तो किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान किया गया था? तो ई। ठीक है, तो कौन सा वायसराय था? तो ई है इसमें आंसर। देखिए क्या है, 1857 के समय में अंग्रेजों की सहायता और देशी शासकों, जमींदारों आदि को विश्वास पात्र बनाने के लिए उनको उपाधि दी जाती थी। खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। जब विद्रोह के समय में अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए, मतलब देशी शासक और जमींदार को अंग्रेज अपने में मिला करके आप उनके विद्रोह मतलब जो है कि उनसे हेल्प लेना चाह रहे थे, तो उनको ये सब चीज सुविधा दे रहे थे। ठीक है, जैसे वोट मांगने कोई जाता है, 500-500 रुपया बांटता है, तो इसी तरीके से वहां भी हो रहा था। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर था, उपाधि देता था। मुस्लिमों को और पारसियों को दिया जाता था जो खान बहादुर था। हिंदू राय बहादुर, मुस्लिम और पारसी खान बहादुर। तो जब बाद में जब पढ़ते नहीं, राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और ये कर दिया ये सारा। 1859 में और 1860 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, 1859 और 1860 में। ठीक है, तो इसके बाद वाला अब हम लोग ना ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, ये जो हम लोग ट्रेन, ये नीति जो धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी, ये सब हम लोग कल करेंगे इसको। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।